स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 का पार्ट 6। ठीक है, चैप्टर नेम है पी ब्लॉक के तत्व, सेकेंड वर्ग 16 के तत्व। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए आगे हमें पढ़ना क्या है। आज वर्ग 16 के तत्वों के बारे में आज जानकारी प्राप्त करनी है। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में जानकारी करेंगे। इसमें मुख्य जो है वो है ऑक्सीजन, सल्फर, पोलोनियम, सेलेनियम, तो उन्हीं के बारे में आज पढ़ लेते हैं। टोरेलियम, तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे मुख्य जो मेन आएंगे वो दो होते हैं, ऑक्सीजन ग्रुप और सल्फर ग्रुप। उसी के बारे में पढ़ना है और उसी के यौगिकों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। 16वें वर्ग के तत्व को पढ़ेंगे, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 को। ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16। चलिए इसमें सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। तो पढ़ते हैं कि तत्वों की जो सारणी है उसमें क्या होता है। तो तत्वों की सारणी की अगर बात करें तो वर्तमान समय के हम जो आवर्त सारणी प्रयोग में लाते हैं उसकी बात करते हैं, उसके 16 वर्ग में। ठीक है, कौन से 16वें वर्ग के तत्वों में, या इसी को बोलेंगे तो इसको बोलेंगे छठा वर्ग। क्या बोलेंगे? छठा आवर्त होगा और 16वां वर्ग होगा। ठीक है, तो छठे आवर्त के तत्वों में कौन कौन होंगे? तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ट्यूलेरियम और पोलेनियम। ठीक है, क्या होगा? पोलोनियम। तो ये मुख्य हमारे हैं, कौन कौन से? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम तत्वों को शामिल किया गया है। 16वां जो वर्ग आवर्त सारणी में खड़ी स्तंभ के रूप में निम्न प्रकार होती है। ठीक है, किस प्रकार से ये निम्न प्रकार होती है उसको चेक कर लेते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहला जो तत्व होगा इस ग्रुप का वो होगा ऑक्सीजन, इसका दूसरा तत्व होगा सल्फर, तीसरा तत्व होगा सेलेनियम, चौथा तत्व होगा टेलुरियम और पांचवा तत्व इसका होगा पोलोनियम। जरा देखिए यहाँ पे आपको शायद दिखे ना, सही से नहीं दिख रहा होगा पर हल्का फुल्का दिख रहा है। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है परमाणु भार, जिसको एटॉमिक मास बोलते हैं, वो होता है ऑक्सीजन का लगभग 15.999, जिसको हम लोग हमें पता है कि लगभग में इसको 16 कहते हैं। ठीक है, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 8 होता है। अगर यहाँ पे सल्फर की बात करें, सल्फर का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 16, और इसकी बात करें तो इसका जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? तो 32.0065 होता है, इसलिए 32 मानते हैं हम सल्फर का एटॉमिक मास, मतलब परमाणु भार। इसी तरह सेलेनियम का भी दिया गया है और टेलोनियम का भी दिया है, पोलोनियम का। लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें केवल इन दो ग्रुप को मेन इंपॉर्टेंस देना है, ऑक्सीजन और सल्फर को। इसी के यौगिक को हमें पढ़ना है, सल्फर और ऑक्सीजन के यौगिक को पढ़ना है, इन्हीं के बीच इन्हीं की परिभाषा पढ़नी है। इन्हीं का मतलब मेन इन्हीं का है, कौन से? ऑक्सीजन ग्रुप और सल्फर ग्रुप, जिसमें ऑक्सीजन जो ग्रुप है वो मेन है। ठीक है, तो चलते हैं ऑक्सीजन ग्रुप के बारे में आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। इस वर्ग के शुरू के 4 तत्वों को सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है? तो इस वर्ग के जो शुरू के 4 तत्व हैं उनको बोला जाता है कैल्कोजन। क्या बोला जाता है? कैल्कोजन। तो 4 तत्व हैं कौन से? ऑक्सीजन, सल्फर, टेलोरियम, सेलेनियम, इनको मिश्रित रूप से जो कहा जाता है वो कहा जाता है कैल्कोजन। कैल्कोजन का अभिप्राय क्या होता है? अभिप्राय होता है अयस्क बनाने वाले। ठीक है, ये अयस्क बनाते हैं, इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्कोजन। ठीक है, इन्हें कैल्कोजन कहने का कारण यह है कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली अधिकतर धातु अयस्क ऑक्साइड या सल्फाइड के रूप में होते हैं। चूंकि सल्फाइड सल्फर तत्व के कारण बनते हैं और ऑक्साइड ऑक्सीजन तत्व के कारण, दोनों तत्व इसी वर्ग में आते हैं और ये दोनों तत्व बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही तत्व सल्फर और ऑक्सीजन तत्व
बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम इनके वर्ग जो 16 तत्व है उसके हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 16वें वर्ग के तत्वों के बाह्यतम कोषों में जो आता है वो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने आते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास sp-df के उपकोषों में बात करें तो इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है ns² np4। ठीक है, देख लीजिए ये इनके लास्ट जो बाह्य कोष में होता है वो कितना होता है ns2 np4 होना चाहिए। पहले हम ऑक्सीजन के परमाणु क्रमांक की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के परमाणु क्रमांक होता है 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका जो बाह्य कोष आएगा उसमें उपस्थित होगा 2s² 2p4। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबको करना आता है, इस तरह से ही किया जाता है 1s² 2s² 2p4। देखेंगे 4 2 6 6 2 8 हो रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन को हम प्रदर्शित किससे करते हैं? इसका प्रतीक क्या होता है? इसका प्रतीक होता है O। आगे सल्फर की बात करते हैं। सल्फर को S से प्रदर्शित किया जाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो इसके बाह्य कोष में 3s² 3p4 होता है और सल्फर का जो परमाणु क्रमांक होता है 16 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सभी को आता है क्योंकि जो है फर्स्ट ईयर में सभी को पढ़ाया भी गया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इनके बारे में, सेलेनियम के बारे में। तो देख लीजिए सेलेनियम को Se से द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 34 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाह्य कोष में जो प्रेजेंस होता है वो कितना होता है? 3d10 4s² 4p4। आगे टेलुरियम की बात करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 52 होता है और इसको Te द्वारा दर्शाया जाता है। टेलुरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4d10 5s² 5p4 होता है। आगे पोलोनियम की बात करें तो पोलोनियम को PO द्वारा लिखा जाता है। इसका परमाणु क्रमांक 84 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या 4f14 5d10 6s² और 6p4 होता है। यहाँ पे P नहीं लिखा हुआ है, लिख लीजिएगा, 6p4 होता है। ठीक है, तो इस तरह इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं। आगे हम बात करते हैं परमाणविक और भौतिक गुण की। ठीक है, परमाणविक और भौतिक गुण की बात करें तो परमाणु और आयनिक त्रिज्या की सबसे पहले बात कर लेते हैं। अगर परमाणु और आयनिक त्रिज्या की बात करते हैं तो 16वें वर्ग के तत्वों का आकार अपने आवर्त में वर्ग 15 के तत्वों में से छोटे होते हैं। वर्ग 15 के तत्वों से छोटे होते हैं। 16वें वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व का आकार क्रमशः क्या होता है? बढ़ता जाता है। ठीक है, तो 16वें में ऊपर से नीचे जाने पर जो तत्व का आकार होता है वो क्या होता है? क्रमशः बढ़ता जाता है। तत्वों की आयनिक त्रिज्या भी ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। यहाँ पे नीचे गलत लिखा है, इसको सही कर लीजिएगा, बड़ी लगा लीजिएगा। नीचे क्या होती है? बढ़ती जाती है। तो ये हमने बात कर ली किसमें? परमाणु और आयनिक त्रिज्या के बारे में। दूसरे टॉपिक की बात करें तो दूसरा टॉपिक है आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी की अगर बात करें तो देख लीजिए जब इसमें तत्व का आकार क्या होता है? बढ़ता है, तो उसकी आयनन एंथैल्पी का जो मान होता है वो कम हो जाता है। चूंकि इस वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों का आकार क्रमशः बढ़ता जाता है, इसलिए इस वर्ग के तत्वों के लिए ऑक्सीजन से पोलोनियम की तरफ जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान क्रमशः क्या होता है? घटता जाता है। तो ये बात कर ली हमने आयनन एंथैल्पी की। आगे बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की बात करेंगे तो इसमें भी वही है, क्या होता है? जब तत्व का आकार बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कम हो जाता है। चूंकि इस वर्ग में ऑक्सीजन से पोलोनियम की तरफ अर्थात ऊपर से नीचे जाने पर क्रमशः आकार जो होता है वो बढ़ता जाता है, इसलिए ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्या होता है? कम होता जाता है। आगे बात कर लेते हैं विद्युत ऋणात्मकता की। विद्युत ऋणात्मकता की बात करें तो 16वें वर्ग में ऊपर से नीचे, ठीक है, बड़ी ई की मात्रा यहाँ पे लगा लीजिएगा,
16वें वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान क्रमशः घटता जाता है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर क्रमशः आकार बढ़ता जाता है। 16वें वर्ग के तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता का मान 15वें वर्ग के तत्वों से अधिक होता है और 17 वर्ग के तत्वों से कम होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो आगे हम बात कर लेते हैं भौतिक गुण की। भौतिक गुण की अगर बात करें तो ऑक्सीजन और सल्फर दोनों अधातु तत्व हैं। दोनों कैसे तत्व हैं? अधातु तत्व हैं। सेलेनियम, ट्यूलेरियम, ठीक है, दोनों उपधातु तत्व हैं। कैसे हैं? उपधातु। पहले अगर बात करें ऑक्सीजन और सल्फर की तो दोनों अधातु तत्व हैं। यहाँ पे सेलेनियम और टेलुरियम की बात करें तो दोनों उपधातु हैं। लेकिन अगर पोलोनियम की बात करते हैं तो पोलोनियम कैसा है? धातु तत्व है। मतलब दो अधातु हैं, दो उपधातु हैं और एक धातु तत्व है। ठीक है, यहाँ पे अगर दूसरे नंबर पे बात करते हैं तो 16वें वर्ग का प्रत्येक तत्व अपर रूपता का भी गुण दर्शाता है। ऑक्सीजन दो अपर रूप, ठीक है, राला बना लीजिएगा यहाँ पे, अपर रूप प्रदर्शित करता है ऑक्सीजन, और कौन सा? दूसरा होता है ओजोन। सल्फर बहुत सारे अपर रूप दर्शाता है, अपर रूप प्रदर्शित करता है, लेकिन उन सब में केवल दो अपर रूप स्थायी होते हैं। वे रंबिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर होते हैं। कैसे होते हैं? रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर होते हैं। आगे बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इस वर्ग में ऑक्सीजन से लेकर टेलुरियम तक आकार बढ़ता जाता है, इसलिए क्वथनांक और गलनांक का मान भी बढ़ता जाता है। यहीं पे अगर रासायनिक गुण की बात कर लेते हैं तो रासायनिक गुण की बात करते हैं 16वें वर्ग के तत्व। ठीक है, 16वें वर्ग के तत्व हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके हाइड्राइड बना लेते हैं। 16वें वर्ग के तत्व हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके हाइड्राइड बना लेते हैं, जैसे H2O और H2S आदि। ठीक, ये क्या करते हैं? जो 16वें वर्ग के तत्व होते हैं जैसे ऑक्सीजन और सल्फर, ये किसके साथ मिलकर के? तो हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना लेते हैं? हाइड्राइड बना लेते हैं। जैसे H2 और अब क्रिया करी उसने O के साथ तो क्या बना लिया? H2O बना लिया। इसने H2 के साथ सल्फर ने क्रिया करी तो क्या बना लिया? H2S बना लिया, हाइड्रोजन सल्फाइड बना लिया, इस तरह से। ठीक है, चलिए आगे पढ़ लेते हैं। माना तत्व ई से इसे प्रदर्शित किया जाता है। किसी मतलब जैसे जो तत्व होगा उसे ई से एलिमेंट को तत्व से एलिमेंट तत्व को एलिमेंट बोलते हैं, तो इसको ई से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई से प्रदर्शित किया जाता है। तो यह क्रिया निम्न प्रकार संपन्न होती है। जैसे ऊपर करके दिखाया गया वही चीज। हाइड्रोजन के साथ कोई भी ग्रुप करवाएंगे, चाहे O करवाएं चाहे S करवाएं, ठीक है, तो हमें इस तरह से ये ग्रुप प्राप्त होगा। यहाँ पे H2E। हाइड्रोजन के साथ कोई भी ग्रुप आप 16 का एलिमेंट के साथ गुणा करवाएंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, हाइड्राइड मिल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। ई बराबर, ये देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है कि ई बराबर ये एलिमेंट्स बराबर क्या होता है? तो 16वें वर्ग के तत्वों में से कुछ भी हो सकता है, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम या पोलोनियम आदि। कोई भी ग्रुप मतलब यहाँ पे हम रख सकते हैं। इसकी जगह में, एलिमेंट की जगह में यहाँ पे PO भी रख सकते हैं, SC भी रख सकते हैं, TU भी रख सकते, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ हम अगर करवाएंगे अपने हाइड्रोजन के साथ तो यहाँ पे हाइड्राइड ही बनेगा। तो ये था हमारा क्या? 16 वर्ग। ठीक है, 16 वर्ग को हमने पढ़, तो 16 वर्ग हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब 16 वर्ग की बात आती है। 16 वर्ग में बात किसकी आती है? सबसे पहले हमारा ऑक्सीजन तत्व है, तो सबसे पहले बात आएगी किसकी? ऑक्सीजन की। तो चलिए ऑक्सीजन बनाने की विधि हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे लिखा हुआ है O2। O2 को हम डाई ऑक्सीजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? O2 को हम डाई ऑक्सीजन भी बोलते हैं। ठीक है, डाई ऑक्सीजन बोलते हैं। तो इसके बनाने की सबसे पहले हम विधि पढ़ लेते हैं। चित्र विधि यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, मानो आप बना लीजिएगा चित्र, लेकिन यहाँ पे चित्र विधि हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये ज़्यादा
पूछी नहीं जाती, इसके यौगिक ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो हम साधारण रूप से इसको पढ़ लेते हैं। तो चलिए डाई ऑक्सीजन बनाने की विधि पढ़ लेते हैं शॉर्ट में, ठीक है, फिर इसके हम यौगिकों को पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले बनाने की विधि पढ़ लेते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा है, उसके बारे में बताया भी गया है कि जो डाई ऑक्सीजन है ये 16 वर्ग का तत्व है। किसका वर्ग का तत्व है? 16 या 16 वर्ग का तत्व है। यह एक क्या है? तो यह एक अधातु तत्व है और यह बहुत अधिक क्रियाशील भी होती है। आधुनिक समय में हम जिस आवर्त सारणी का इस्तेमाल करते हैं उसमें यह तत्व क्या कहलाता है? कैल्कोजन ग्रुप कहलाता है। ठीक, कभी कभी ये एक नंबर भी पूछ लिया जाता है कि कैल्कोजन ग्रुप के अंतर्गत कौन आता है। ठीक है, आपको कई नाम दिए जाएंगे, ऑक्सीजन, सल्फर ऑक्सीजन और कुछ और 3 दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको पहचानना है। ठीक है, तो इसको आपको डाई ऑक्सीजन जो है वो किसके अंतर्गत आता है? कैल्कोजन ग्रुप के सदस्य होता है। ठीक है, आगे बात करें इसका जो रासायनिक सूत्र होता है तो O2 होता है डाई ऑक्सीजन का, और हमारे वातावरण के लगभग 21% भाग में ऑक्सीजन पाई जाती है। आगे बात कर लेते हैं डाई ऑक्सीजन बनाने की विधियां की। तो सबसे इसमें एक ही विधि हमने बताई है, विधियां लिखा हुआ है, विधि लिख दीजिएगा। डाई ऑक्सीजन बनाने की कई विधियां होती हैं, लेकिन यहाँ पे हमने एक ही विधि ली है जो इम्पोर्टेंट है। एक विधि क्या है हमारी, उसे हम पढ़ लेते हैं, डाई ऑक्सीजन बनाने की एक विधि। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या तो प्रयोगशाला में डाई ऑक्सीजन बनाने के लिए ठोस अवस्था में पोटेशियम क्लोरेट का उत्प्रेरकी क्षय किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? उत्प्रेरकी क्षय किया जाता, किसका? पोटेशियम क्लोरेट का। यहाँ पर मैग्नीज डाइऑक्साइड को उत्प्रेरक के काम के रूप में लिया जाता है। यह क्रिया निम्न प्रकार से होती है। देखिए दोनों की क्रिया किस प्रकार से हम करते हैं। जो ठोस अवस्था में हमारा होता है पोटेशियम क्लोरेट, ये देख लीजिए यहाँ पे उत्प्रेरक का काम कर रहा है मैग्नीज डाइऑक्साइड, और इससे हम गर्म करते हैं। ठीक है, गर्म करते हैं पोटेशियम क्लोरेट को। जब ठोस अवस्था में होता है तो ये 2 भागों में टूट जाता है, बन जाता है क्या? पोटेशियम क्लोराइड और डाई ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस तरह से ये अभिक्रिया संपन्न होती है इसकी, और इस तरह से हमें डाई ऑक्सीजन प्राप्त हो जाती है। अब देखिए हम डाई ऑक्सीजन के बारे में हमने इसको पढ़ा, अब हम इसके बारे में थोड़े भौतिक गुण, रासायनिक गुण, इसके उपयोग के बारे में पढ़ लेते हैं। चित्र यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो चित्र विधि यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको बनाना हो चित्र, आप सिंपल सा बना सकते हो। गोल पेनी का फ्लास्क ले सकते हो, स्टैंड के साथ उसको कर सकते हो, इसके नीचे बनना मतलब फ्लास्क की तरह ही बना देना है। ठीक है, तो बनाना हो तो। ठीक है, वैसे ये आता नहीं है ज़्यादा पेपर में, तो इसलिए इसे नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, सिंपल लेते हैं। अब इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, डाई ऑक्सीजन के रासायनिक और भौतिक गुण भी इसी में पढ़ लेते हैं। तो देख लीजिए इसमें हम पढ़ेंगे तो 2SO2 जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ये किसके साथ मिलकर? ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना देती है? SO3 बना लेती है। ठीक है, आगे बात करेंगे इसी तरह से कैल्शियम की, तो वही लिखा हुआ है, कैल्शियम ही 2 बार लिख गया है। तो कैल्शियम जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है, जब धातु कोई ऑक्सीजन के साथ या वायु के साथ मिलेगी तो क्या बना लेती है? कैल्शियम ऑक्साइड बना लेती है, CaO। तो इस तरह से ये अभिक्रिया करती है। ठीक है, और डाई ऑक्सीजन सभी के साथ अभिक्रिया करने में सक्षम होती है। ठीक है, आगे इसी के रासायनिक गुण की बात कर लेते हैं। तो देखिए ये जो डाई ऑक्सीजन होती है ये लिटमस से किस प्रकार की क्रिया करती है। तो ये जब लिटमस से क्रिया करती है डाई ऑक्सीजन, लिटमस के प्रति उदासीन होता है, अर्थात ये नीले या लाल रंग के लिटमस के रंग में परिवर्तन नहीं कर सकता है। आगे हम बात कर लेते हैं डाई ऑक्सीजन के दूसरे पॉइंट की। तो डाई ऑक्सीजन दहन में सहायक होती है, अर्थात वस्तुओं को जलाने में ऑक्सीजन गैस सहायक होती है, लेकिन स्वयं यह गैस दहन नहीं होती है। ठीक है, मतलब स्वयं ये दहन नहीं करती, लेकिन वस्तुओं को जलाने में क्या करती है? सहायता करती है। तो ये थे इसके रासायनिक गुण। आगे हम इसके
तो देखिए ये है भौतिक गुण, अभी हमने रासायनिक गुण पढ़े, ये है भौतिक गुण। पहला भौतिक गुण है कि ऑक्सीजन जो है एक गंधहीन, रंगहीन और स्वादहीन गैस होती है। दूसरी बात करें तो ये वायु से कुछ भारी होती है, ठीक है। ऑक्सीजन गैस क्या होती है, वायु से कुछ भारी होती है। तीसरा पॉइंट अगर पढ़ेंगे तो यह जल में थोड़ी बहुत घुलनशील होती है। अपनी इसी जल में घुलने की प्रवृत्ति के कारण समुद्री जीवों के लिए ऑक्सीजन पानी में उपलब्ध हो पाती है, अर्थात जल में रहने वाले जानवर श्वसन आदि के लिए आवश्यक ऑक्सीजन जल में घुली हुई ऑक्सीजन से प्राप्त करते हैं। तो ये थे इसके भौतिक गुण। आगे हम इसके ऑक्सीजन के उपयोग को भी, तो देखिए डाई ऑक्सीजन के उपयोग को पढ़ लेते हैं। तो पहला उपयोग है चिकित्सा में मरीजों को कृत्रिम श्वसन के लिए ऑक्सीजन दी जाती है। आगे दूसरे की बात करें तो उद्योग क्षेत्र में लोहा अयस्क को स्टील अयस्क में गलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो धातुओं को काटने और वेल्डिंग करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका? ऑक्सीजन का, ठीक है। धातुओं को काटने और वेल्डिंग करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो हमारी क्लास जो होगी वह आज से यहीं से एंड होती है। आगे हम ऑक्सीजन के यौगिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन के यौगिक के बारे में।